हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था स्वपरागण के बारे में, परपरागण के बारे में। आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर हम पढ़ेंगे परपरागण की कुछ विधियां और उसके प्रकार। इससे पहले मैं परपरागण को एक बार थोड़ा सा और रिवाइज कर लेता हूँ। मैंने आपके लिए बताया था कि परागण जो होता है दो तरह का होता है, कि एक तो स्वपरागण और एक परपरागण। स्वपरागण जो होता है उसमें पुष्प भी अपना होगा या फिर एक ही पौधे के दो पुष्प होते हैं। लेकिन परपरागण के अंदर क्या होता है, एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प पर परागण पहुंचते हैं। तो उस स्थिति को हमने परपरागण नाम दिया था। आज हम इसी की कुछ विधियों के बारे में देखेंगे। कुछ हमने इसके अनुकूलन भी पढ़े थे, पिछली वीडियो में आपने देखे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपका चालू करने वाले हैं परपरागण की कुछ विधियां और इसके प्रकार। विधियां और प्रकार मैंने ऑब्लिक में लिखी है। इसका मतलब है कि विधियां और जो प्रकार हैं दोनों ही एक ही हैं। जो इसकी विधियां हैं वही इसके प्रकार हैं। तो इससे पहले आप एक छोटी सी बात समझें बच्चों। मैंने आपके लिए बताया था कि जो परपरागण होता है उसके लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, एक पुष्प मान लो ए प्लांट पर है और एक पुष्प मान लो बी प्लांट पर है। तो परागकणों को इस प्लांट से लेकर के इस प्लांट पर पहुंचना पड़ेगा, एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंचना पड़ेगा। और परागकण के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक अचल संरचना होती है, खुद कहीं नहीं जा सकती। तो इसको एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाने के लिए कौन चाहिए, माध्यम चाहिए। अब ये जो माध्यम है इस परागकण को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाएगा। अब ये जो माध्यम है ये दो तरह का होता है। ये माध्यम जैविक हो सकता है और ये माध्यम अजैविक हो सकता है। जैविक मतलब जिनके अंदर जीवन होता है, जैसे इसके अंदर देखें बच्चों, कीट हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं और कुछ जंतु भी हो सकते हैं। अजैविक का मतलब क्या? अजैविक का मतलब हम कह सकते हैं भाई जिनके अंदर जीवन नहीं है। अभी इनडायरेक्टली जीवन के लिए आवश्यक तो हो सकते हैं, जैसे जल, वायु। तो ये कुछ माध्यम हैं जो परागकणों को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाने का काम करते हैं। तो इन्हीं माध्यमों के आधार पर हमें इसकी विधियां और प्रकार पढ़नी है। कैसे पढ़नी है वो आप समझे। जैसे अजैविक में मैंने यहाँ पर लिखा है जल और वायु। तो हम पढ़ेंगे जल द्वारा परागण कैसे होता है, वायु द्वारा परागण कैसे होता है। तो वायु द्वारा होने वाला परागण वायु परागण हो जाएगा। विधि ही क्या बन गई, प्रकार बन गई। ऐसा ही इसके अंदर होगा, कीटों के द्वारा परागण, पक्षियों के द्वारा और जंतुओं के द्वारा परागण हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो प्रत्येक को हम एक एक करके चालू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं अजैविक की। सबसे पहले हम बात किसकी करें, अजैविक की, जो किसके द्वारा हो सकता है, जल और वायु के द्वारा। तो सबसे पहले देखें वायु। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वायु परागण। परपरागण का सबसे पहला प्रकार क्या है, वायु परागण। इसमें वायु परागण नाम क्यों दिया हमने, क्योंकि इसमें परागकणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए माध्यम का काम कौन करता है, वायु करती है। तो जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण। परिभाषा हम लिख सकते हैं इसकी, जब परागकणों का स्थानांतरण एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प तक वायु द्वारा होता है, तो इसे वायु परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। बात क्लियर है बच्चों। जब परागकणों का स्थानांतरण एक पौधे से दूसरे पौधे तक किसके द्वारा हो, वायु के द्वारा, तो इसको हम क्या कहेंगे, वायु परागण कहेंगे। बात क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि वायु परागण जिन पुष्पों के अंदर होता है उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स उसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सबसे पहले पॉइंट की डिस्कस करें बेटा, जो परागकण इसके बनते हैं,
वायु द्वारा परागित होने वाले पुष्पों के परागकण हल्के होते हैं ताकि उनको वायु आसानी से उड़ाकर ले जा सके, शुष्क होते हैं, चिकने होते हैं और अधिक संख्या में बनते हैं। तो वायु द्वारा परागित होने वाले पुष्पों के परागकण कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, शुष्क होते हैं, चिकने होते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में बनते हैं। इतनी ज्यादा संख्या में क्यों बन रहे हैं? इतनी ज्यादा संख्या में बनने का कारण ये है कि वायु परागण हो रहा है, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे तक कौन ले जा रही है? वायु ले जा रही है। अब मान लो एक पौधे पर मात्र एक ही परागकण बना और दूसरा फूल यहाँ पर है, देखो कंडीशन देखें हम, और दूसरा फूल यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। तो इससे ये केवल एक परागकण बना, तो इस परागकण को अगर वायु ले जाएगी तो कोई निश्चित बात थोड़ी है कि इसी के पास पहुंचे, कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे बने हैं, लाखों बने हैं, हजारों बने हैं, 100-150 बने हैं, तो उनमें से कम एक तो इसके पास पहुंचेगा। तो उसको निश्चित बनाने के लिए, यानी कि परागण को निश्चित बनाने के लिए अधिक संख्या में परागकण निर्गत होते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। और एक और बात है कि जो परागकण होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखें इसके, एग्जाम्पल्स के लिए हम बात कर सकते हैं गेहूं, मक्का, बाजरा, गन्ना, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनके अंदर वायु परागण होता है। तो वायु परागण की बात बच्चों क्लियर है। एक और टॉपिक है इसका, जो पॉइंट है मैं आपके लिए बता देता हूँ। वो पॉइंट है इनकी वर्तिकाग्र विशेष अनुकूलित होती है। कैसी होती है? विशेष अनुकूलित। इसका मतलब क्या है कि वर्तिकाग्र का आकार या आकृति अलग अलग होगी। कैसे? जैसे हम बात करें बेटा घास की, तो घास में कैसा होता है? रोमेल वर्तिकाग्र होती है, या फिर पक्षमाव भी हो सकती है। 11वीं क्लास में मैंने आपको बताया था पक्षमाव और कशाव में अंतर क्या होता है, तो उनमें पक्षमाव है। सेकंड जो बात करें हम, रोमेल हो गई, पक्षमाव भी हो गई। अब एक और हो सकती है कि आपने नाम सुना होगा बच्चों, टाइफा। तो टाइफा के अंदर ब्रुश जैसा वर्तिकाग्र होता है, या ब्रुश जैसी वर्तिकाग्र होती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो किसके हैं? वायु परागण के। एक बार दोबारा देखें पूरी बात। वायु परागण क्या होता है? जब परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो? वायु के द्वारा हो, तो वो क्या होगा? वायु परागण होगा। इसके कुछ अनुकूलन, जैसे परागकण हल्के, छोटे, चिकने, शुष्क और बहुत ज्यादा संख्या में निर्मित होते हैं। इसकी वर्तिकाग्र विशेष अनुकूलित होती है, जैसे घास में रोमेल होती है और टाइफा में ब्रुश जैसी होती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं गेहूं, मक्का, बाजरा, गन्ना, घास, और जितनी भी घासें हैं वो सारी इसके अंदर आ सकती हैं। तो ये है आपका वायु परागण। इसके बाद हम नेक्स्ट चालू कर रहे हैं, आपका कौन सा होगा? जल परागण। पहला प्रकार क्लियर है, दूसरा देखो। देखो बच्चों, दूसरा जो प्रकार है वो होगा आपका जल परागण। पहले अजैविक को डिस्कस कर रहे हैं, तो दूसरा कौन सा होगा? जल परागण। ये आपको ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो जल परागण क्या होता है? हाइड्रोफिली क्या होती है? नॉर्मल सी बात, वायु परागण में क्या देखा था? जब परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो? वायु के द्वारा। सेम यहाँ हो जाएगा, जब परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक किसके द्वारा हो? जल द्वारा हो। तो इसको हम कहते हैं जल परागण। नॉर्मली हम कह सकते हैं जल द्वारा होने वाला परागण जल परागण कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद सेम बात देखेंगे हम, कुछ मुख्य पॉइंट आपके समझने हैं बच्चों। देखो इसमें क्या है, जल परागण है, इसको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि भाई जलीय पौधों के अंदर होता होगा। बात बिल्कुल सही है, जल परागण है तो जलीय पौधों के अंदर होगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ जलीय पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जल परागण नहीं होता। मतलब पौधा तो जल के अंदर है लेकिन उसके अंदर जल परागण नहीं होगा। ऐसे कौन कौन से पौधे हैं उनकी हम बात करें बच्चों। देखो सबसे पहला जो पौधा है पोटामोजिटॉन। पोटामोजिटॉन, और एक होता है मिलियोफिलम।
ये दोनों ही ऐसे जलीय पौधे हैं जिनके अंदर वायु परागण होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाल के आप इसको लिख सकते हो कि पोटामोसिटोन और मिलियोफिलम ऐसे जलीय पौधे हैं जिनके अंदर कौन सा परागण होता है? वायु परागण होता है। एक और देखें हम, एक पौधा होता है बच्चों निम्फिया। ये भी एक जलीय पौधा है। सभी जलीय पौधों के नाम लिखे हैं क्योंकि जल परागण पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जलीय होते हुए भी इसके अंदर कीट परागण होता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जलीय परागण होते, जलीय पौधा होते हुए भी कौन सा परागण है? कीट परागण है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एक ऐसे जलीय पौधे का नाम बताइए जिसमें कीट परागण पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? निम्फिया। ऐसे इनका पूछ सकता है, ऐसे जलीय पौधे का नाम बताइए जिनमें वायु परागण होता है, तो आप बता दोगे। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों जल परागण के प्रकार की। तो जल परागण के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में देखें हम। जल परागण आपका दो तरह का होता है। देखो, एक तो अधोजल, अधोजल परागण, और एक होता है अधिजल परागण। नॉर्मल सी बात है, देखो बच्चों ध्यान देना, मैं पहचान के लिए शब्द लिखा हूं यहाँ पे। अधोजल का मतलब आप समझ लो डूबा हुआ, और अधिजल का मतलब समझ लो जल की सतह पर। तो जब पौधा पूरी तरह से जल के अंदर डूबा हुआ हो या परागण पूरी तरह से जल के अंदर हो, तो उस स्थिति को हम कहते हैं अधोजल परागण। ऐसा परागण जो पूरी तरह से जल के अंदर होता है उसको हम कहते हैं अधोजल परागण। एग्जाम्पल, हाइड्रिला, नाम सुना है नहीं सुना? जलीय पादप है हाइड्रिला, स्टेरेटोफिलम, सिरोटोफिलम। ठीक है, ये कुछ पादप। एक और होता है जोस्टेरा। ये कुछ पादप हैं जो पूरी तरह से जल के अंदर डूबे रहते हैं और जल के अंदर ही इनके अंदर परागण होता है। दूसरा है अधिजल परागण जो जल की सतह पर होता है। इसका केवल एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है, वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया, जैसे इस चीज को आप एक चित्र से समझें, इसका तो आपको पता चल रहा है भाई जल के अंदर होगा, पूरी तरह से डूबा हुआ है, लेकिन ये कैसे होगा? पौधा तो जलीय है। तो देखो बच्चों, ये मान लो जल की सतह यहाँ तक है, इस तरह से ये जल की सतह है, तो यहाँ से मान लो कोई पौधा जा रहा है इस तरह से, और पौधा कुछ ऐसा हो कि जिसकी जो पत्तियां हैं या पुष्प ग्रंथ है वो इतना लंबा हो कि पुष्प को जल की सतह तक ले जाए, तो दूसरा पुष्प भी जल की सतह पर आ जाएगा। इस तरह से एक पौधे से या एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकण जल की सतह पर पहुंचते हैं, ना कि जल के अंदर। तो इस प्रकार का परागण कहलाता है अधिजल परागण। एग्जाम्पल है इसका वेलिस्नेरिया। बात क्लियर है? एक बार दोबारा देखें, पूरा जल परागण समझें। जल परागण का मतलब है कि ऐसा परागण जिसमें परागकणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है, वो क्या होता है? जल परागण। इसमें दो तरह का होता है ये, एक तो अधोजल परागण और एक अधिजल परागण। अधोजल परागण का मतलब होता है जब परागण पूरी तरह से जल के अंदर हो, पूर्णतः जल में डूबे हुए हो। तो उसके एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रिला, सिरोटोफिलम, जोस्टेरा। अधिजल परागण का मतलब होता है कि जब पौधा तो जल के अंदर डूबा हुआ हो लेकिन परागण जल की सतह पर हो, यानी कि कैसे भी करके उसके पुष्प जल की सतह पर आ जाते हैं और वहीं पर उसका परागण होता है। एग्जाम्पल इसका वेलिस्नेरिया। अब ये तो जलीय पौधे थे। एक और बात जो मैंने आपको यहाँ बताई थी इसमें, कि कुछ जलीय पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि जलीय होते हुए भी जल परागण इनके अंदर नहीं होता। तो कौन सा होता है फिर? जैसे पोटामोसिटोम, मिलियोफिलम है, इनके अंदर जलीय पौधे हैं लेकिन फिर भी कौन सा है? वायु परागण। निम्फिया जलीय पौधा है लेकिन फिर भी कौन सा परागण है? कीट परागण है। बात क्लियर बच्चों? तो अजैविक के आप दोनों कंप्लीट कर चुके हो, वायु परागण और जल परागण। ऐसा परागण जिसमें परागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है, वायु परागण, और जिसमें जल के द्वारा होता है वो जल परागण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कीट, पक्षी और जंतु की। देखिए, सारी चीजें आप नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज करके आप नोट करें, एक एक चीज को ध्यान से समझें। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है दोबारा देखें वीडियो को,
फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर या फिर यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखें बच्चों, अब बात करते हैं हम जैविक की, और जैविक में आता है कीट, पक्षी और जंतु। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कीट की। तो अब बात करते हैं जैविक की, और जैविक में सबसे पहला है कीट परागण। वही नॉर्मल बात है बच्चों, देखो कीट परागण, जब परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? कीटों के द्वारा होगा, कीड़ों के द्वारा होगा। तो कौन सा परागण होगा? कीट परागण। इसके लिए कौन कौन से कीड़े या कीट काम में आते हैं? जैसे देखो मधुमक्खी, पतंगे, और आपका बीटल बग, तितलियां। तो ऐसे बहुत सारे कीट हैं जो परागण में सहायता करते हैं। सामान्य मक्खी भी होती है। तो ज़्यादातर 80% जो पर परागण होता है वो कीटों के द्वारा होता है, और कीटों में भी कौन सी कीट? मधुमक्खी के द्वारा होता है। तो जब परागकणों का स्थानांतरण पुष्प के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक किसके द्वारा हो? कीटों के द्वारा हो, तो उसको हम कहते हैं कीट परागण। कौन कौन से कीट हो सकते हैं? मधुमक्खी हो सकती है, पतंगे हो सकते हैं, बीटल हो सकता है, तितली हो सकती है। तो 80% जो होता है वो कौन करता है? मधुमक्खी करती है। मधुमक्खी कैसे करेगी? देखो ये ऐसे करती है। ये एक फूल है और ये दूसरा फूल है। इस पे जो परागकण बने उनको ले जाने के लिए बीच में आ गई आपकी मक्खी, इसके दो पंख, ठीक है, ये मक्खी है। तो ये मक्खी इस फूल पे आई, जैसे ही इस फूल पे बैठी तो ये परागकण इसके शरीर से या पैरों से चिपक गए। अब जब ये दूसरे फूल पर जाएगी उड़ करके, इस पर बैठेगी, जैसे ही इस पर बैठेगी तो परागकण से छूट करके इसकी वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे। तो इस तरह से मधुमक्खी परागकणों के स्थानांतरण का काम करती है। ये बात आप नॉर्मली समझ सकते हैं। तो देखें बच्चों, कीट पतंग या कीट परागण के अंदर कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए? किन पौधों के अंदर कीट परागण होगा? देखें नॉर्मल सी बात, सबसे पहली बात है जो पुष्प हैं, रंगीन, चमकदार, मकरंद और सुगंधयुक्त, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आकर्षक होनी चाहिए, जिससे कीट फूलों की तरफ आकर्षित हो सके। तो पुष्प कैसे होने चाहिए? रंगीन, चमकदार, मकरंदयुक्त, सुगंधयुक्त और आकर्षक पुष्प होने चाहिए, जिससे कीट उनके तरफ आकर्षित हो सके। और इसके बाद में पुष्प जो है छोटा नहीं होना चाहिए बच्चों, पुष्प थोड़े बड़े होने चाहिए, सामान्य आकार से बड़े होने चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे सरसों, ऑर्किड्स, आक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर कीट परागण होता है, और 80% किसके द्वारा होगा? मधुमक्खियों के द्वारा होगा। क्योंकि मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए फूलों का मकरंद चूस करके लाती हैं और उससे शहद बनाती हैं। तो जब ये मकरंद लेने जाएंगी तो जाने अनजाने में ही परागकणों को अपने शरीर पर चिपका लाएंगे और छोड़ देंगे दूसरे पौधे के पास में, ठीक है। तो ये है आपका कीट परागण, क्लियर है। जैसे बहुत सारे और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सैमल वगैरह। इसके बाद में हम बात करते हैं पक्षी परागण की। कीट परागण हो गया, इसके बाद में हम बात करें पक्षी परागण की। कौन सा परागण? पक्षी परागण। परिभाषा कैसे बनेगी? जब परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता हो? पक्षियों के द्वारा होता हो, तो उसको हम कहेंगे पक्षी परागण। तो कुछ पक्षी होते हैं बच्चों जो परागण कर्ता के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि परागण करने वाले के रूप में कार्य करते हैं। परागकणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कैसे ले जाएंगे? क्या विशेषताएं होंगी? कौन से पुष्पों के अंदर ये होता है? तो पक्षियों द्वारा परागण जो है वो कुछ विशेष संरचना वाले पुष्पों के अंदर होता है। किनके अंदर होता है? विशेष संरचना वाले पुष्पों में। सभी पुष्पों में नहीं होता है, केवल कुछ विशेष संरचना वाले पुष्पों में होता है। विशेष संरचना कैसी हो सकती है? देखो
नलिकाकार हो सकती है। और नलिकाकार किसके अंदर होगी? तंबाकू। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम निकोटियाना टोबैकम। तो तंबाकू के अंदर हो सकती है। प्याले नुमा, कौन सा? प्याले नुमा। इसका एक पौधा होता है बोतल ब्रश, बोतल ब्रश या बोतल ब्रश। तो बोतल ब्रश नाम का एक पौधा होता है, उसके अंदर फूल कैसा होता है? उसका प्याले जैसा होता है। और एक हो सकता है आपका कुंभाकार। कुंभ माने होता है बच्चों घड़ा। कुंभाकार हो सकता है। और कुंभाकार के एग्जाम्पल हैं एरिकेसी, एरिकेसी कुल के पादप। तो ये कुछ मुख्य पादप हैं, मुख्य आकार संरचना वाले पादप हैं जिनके अंदर पक्षी परागण होता है। तो तंबाकू, बोतल ब्रश, एरिकेसी कुल के पौधों के अंदर हम नॉर्मली इसको देख सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे सेमल, आर्किड्स, दोबारा से आ जाएगा इसके अंदर। अब बात करते हैं कि पुष्प आकर्षक होना चाहिए जिससे पक्षी की ओर आकर्षित हों, ये तो सबके अंदर रहेगा। अब दूसरी बात है कि भाई पक्षी किस तरह से परागण करेगा? वो ऐसे करेगा, देखो ध्यान से समझना। मान लो कोई पक्षी आया किसी फूल पर, इनमें से किसी फूल पर कोई पक्षी आया, तो वो या तो उस पर बैठेगा या फिर उससे अपनी चोंच से खाना लेकर के उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो अपनी चोंच उसके अंदर डालेगा या वो उस पर बैठेगा तो परागकण उसके शरीर से या उसकी चोंच से चिपक जाएंगे। अब यही काम वो दूसरे फूल के अंदर भी करेगा, तो उसके अंदर जो चिपके हुए परागकण हैं वो दूसरे फूल पर झड़ जाएंगे। तो इस तरह से पक्षी इनके अंदर परागणकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। हम बात करते हैं कि कौन कौन से पक्षी हैं जो परागणकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। परागणकर्ता पक्षी, देखो बच्चों, सबसे पहला पक्षी हो सकता है गुंजन पक्षी। कौन सा? गुंजन पक्षी। इसको हम हमिंग बर्ड कहते हैं। सेकंड हो सकता है शकरपुरा, इसको सनबर्ड कहते हैं। ठीक है। और एक हो सकता है नेक्टेरिना, नेक्टेरिना, ये भी एक पक्षी है। तो नेक्टेरिना को नेक्टेरिना ही कहते हैं। ये कुछ पक्षी हैं जो परागणकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि इनके परागकण को इन्हीं के दूसरे पौधों के पुष्पों के अंदर ले जाने का काम करेंगे। फिर नॉर्मली एग्जांपल आप यहीं से इनके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार दोबारा समझें पक्षी परागण को। पक्षी परागण क्या होता है? ये कुछ विशेष संरचना वाले पुष्पों के अंदर पाया जाता है। वो विशेष संरचना वाले नलिकाकार हो सकते हैं, प्याले नुमा हो सकते हैं या फिर कुंभाकार हो सकते हैं। नलिकाकार जैसे तंबाकू, प्याले नुमा जैसे बोतल ब्रश, कुंभाकार जैसे एरिकेसी कुल के पादप। और कौन कौन से पक्षी हैं जो परागणकर्ता के रूप में कार्य करते हैं? गुंजन पक्षी, शकरपुरा, नेक्टेरिना। बात क्लियर? अब नेक्स्ट एक और बचा है बच्चों, जंतु। हम कौन है? जंतु हैं, जानवर है, एनिमल्स। एनिमल किंगडम के सदस्य हैं जिनमें मैमल्स, ह्यूमंस होते हैं। एक मैमल की अगर हम बात करें तो उड़ने वाला मैमल है, उड़ने वाला स्तनधारी है, कौन है? चमगादड़। तो उसी की हम बात करेंगे जंतु के अंदर। चमगादड़ द्वारा परागण। देखें, चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है वो रात्रि में खिलने वाले पुष्पों में होता है। यानी कि ऐसे पुष्प जो रात में खिलते हैं, रात्रि में सुगंध और मकरंद अपनी फैलाते हैं, तो उनके अंदर होता है चमगादड़ द्वारा। क्योंकि चमगादड़ एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा स्तनधारी उड़ने वाला प्राणी है जो रात्रि में अपने भोजन की तलाश में या फिर सुगंध मकरंद की तलाश में बाहर निकलता है, फूलों पर बैठता है, उसके परागकणों को अपने शरीर पर चिपका कर किसी दूसरे फूल पर पहुंचा देता है। तो रात्रि में परागण करने वाला पक्षी है कौन? चमगादड़। ठीक है बच्चों। अब रात्रि में खिलने वाले पुष्प कौन कौन से हैं? जैसे देखो, कदम्ब, कचनार, बालम खीरा, गोरख इमली,
एडेंसोनिया कहते हैं इसको। तो ये कुछ पादप हैं जिनके अंदर चमगादड़ द्वारा परागण पाया जाता है। ये एग्जाम्पल आप इसके याद रखें। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा ना आपको, रात्रि में गिरने वाले पौधों के अंदर ये काम करता है। और एग्जाम्पल कदम, कचनार, बालम, कीड़ा और गोरखिंडी। बात क्लियर। फिर और हम एक और चीज बात करते हैं। ये तो हमने नॉर्मल परागण पढ़ लिया, किस किस के द्वारा परागण पढ़ा है उसको एक बार हम देखते हैं फास्ट वाइज। देखो बच्चों, हमने वायु परागण पढ़ा, सेकेंड जल परागण पढ़ा, थर्ड कीट परागण पढ़ा, फोर्थ पक्षी परागण पढ़ा, 5 जंतु परागण में चमगादड़ परागण पढ़ा। इनके अलावा भी तो कुछ और परागण होते हैं, कुछ और विशेष पौधे होते हैं, कुछ पौधे जिनके अंदर इनके अलावा भी कुछ अलग तरह से परागण होता है। जैसे देखो कैसे हम बात कर रहे हैं, एक होता है सर्प वृक्ष, सर्प वृक्ष एवं आर्किड। इसके अंदर किससे होता है बेटा? घोंघे के द्वारा, घोंघे द्वारा पर परागण पाया जाता है। मतलब ना तो कीट होगा, जंतु है ना घोंघा, तो जंतु परागण के अंदर ही इनको रख सकते हैं। सर्प वृक्ष और आर्किड में घोंघे द्वारा, और सेमल, सेमल में होता है गिलहरी द्वारा। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एक और छोटी सी चीज मैं आपके लिए लास्ट में बता देता हूँ कि एक पौधा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं बच्चों जिनके अंदर उसी से संबंधित कीट या जंतु उस पर परागण कर सकते हैं, कोई अन्य जंतु या कीट उस पर परागण नहीं करवा सकता। जैसे सालविया होता है, जैसे एक पौधा होता है युक्का पादप। कौन सा पादप होता है? युक्का। युक्का पादप एक ऐसा पादप है कि ये केवल एक ही जीव द्वारा परागण कर सकता है, और वो जीव है क्रोनुवा युकासेला। क्रोनुवा युकासेला। तो ये ऐसा सलभ है, मौत है, जो युक्का पादप के अंदर परागण को संपन्न करता है। तो इस तरह से आपको पर परागण की कुछ विधियां और प्रकार इसके याद रखने हैं। 5 प्रकार का हमने इसमें पर परागण के प्रकार या विधियां हमने इसकी पढ़ी हैं। इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि कीट परागण के 2 एग्जाम्पल लिखिए, या फिर कीटों के नाम पूछ सकता है, किस कीट के द्वारा सर्वाधिक कीट परागण होता है। ऐसे पूछ सकता है कि पक्षी परागण में देखें तो परागण करता पक्षियों के नाम पूछ सकता है। तो नॉर्मली छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक में से बहुत सारे बनते हैं जिन पर आपको फोकस करना है। आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, और अगर आपको कोई डाउट आता है या समझ में नहीं आता है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और आगे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।